अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम इन द फर्स्ट शो ऑफ अल ओमिन यकीन खुद पर, हाँ तुम कर सकते हो। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे उस पे अक्सर और बेशतर बात होती रहती है। ये कोई अनोखा या नया मौजू नहीं, लेकिन हमें ये मौजू सिर्फ़ और सिर्फ मुख्तलिफ त्योहारों पर याद आता है। उसके अलावा हम इसको याद ही नहीं रखते। लेकिन अल ओमिन के प्लेटफॉर्म से पहली मर्तबा हम एक ऐसा शो करने जा रहे हैं जिसमें सिलसिलावार इस मौजू पर बात की जाएगी। अब यकीनन आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा मौजू है कि जिसमें हम बात करते भी हैं और फिर भी लगता है कि हम उसे इग्नोर करते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ उन खुसूसी अफराद की और बच्चों की जो हमारे ही माशरे का एक अहम हिस्सा है, लेकिन हम उन्हें एक बेकार चीज़ समझकर साइड में फेंक देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं। आज हमारे सामने मौजूद हैं बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनमें बहुत से डिसऑर्डर्स थे, बहुत सी सलाहियतें नहीं थी, लेकिन जब उन पर काम किया गया और उनको तरबियत दी गई तो आज वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने के काबिल हैं। और हमारे प्लेटफॉर्म का मकसद भी यही है कि इन खुसूसी अफराद के हवाले से अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाए। आज हम कराची के इलाके बहादुराबाद में एक ऐसे ही स्पेशल रिहेबिलिटेशन सेंटर में मौजूद हैं जहाँ पर इस तरह के बच्चे को ट्रेनिंग दी जाती है और जिसके बाद ये हमारी तरह अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन इस बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। यहाँ आज हमारे साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे मौजूद हैं जिनको मुख्तलिफ़ किस्म के डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, डिसेबिलिटीज़ हैं, लेकिन आप इनका काम देखेंगे, इनके अंदर जो सलाहियतें पाई जाती हैं वो हमें भी नहीं होगी। बात सिर्फ ये है कि इनके ऊपर काम किया जाए, इनको ट्रेनिंग दी जाए तो ये बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बशीर, जो कि इस इदारे में 2 साल से इन बच्चों के साथ काम कर रहे हैं और इन्हें ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। हम इनसे जानते हैं कि इस काम करने के बाद कितना फ़र्क महसूस किया जाता है और ये कहाँ तक सही तरीके से काम कर सकते हैं। बशीर, आप कुछ बताएंगे इसके बारे में कि आपने कितने बच्चों को अब तक ट्रेन किया है? इसके अलावा जो है वो कौन कौन से बच्चे आपने देखे हैं जिनको डिसऑर्डर्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, और अवेयरनेस ना होने की वजह से क्या मसाइल आप लोगों को फेस करने पड़ते हैं? एक्चुअली हमारे पास मुख्तलिफ़ डिसऑर्डर्स के बच्चे आते हैं और हम ज़्यादातर एम्फसाइज़ करते हैं, ज़ोर देते हैं स्पेशल एजुकेशन में। और स्पेशल एजुकेशन में हम मुख्तलिफ़ एरियाज़ में एक्टिविटीज़ इनको कराते हैं, जैसे कि हम वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं, स्पेशल एजुकेशन सेपरेट देते हैं, दैन उसके अलावा वोकेशनल स्पीच थेरेपी देते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी देते हैं। तो यहाँ पर जब बच्चे आते हैं तो उनके लिए हर एक्टिविटी के लिए अलग अलग टाइम डिस्ट्रीब्यूट होता है। हम पहले बच्चों का परफॉर्मेंस, प्रेजेंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस क्या है, उसको ऑब्ज़र्व करके बच्चों को प्रॉपरली इनफॉर्मली ऑब्ज़र्व करके हम उनको मुख्तलिफ़ क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देन उनके जो इंटेलेक्चुअल जो IQ है, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजी से हमारे पास रिफ़र होता है, एक रिपोर्ट होता है, उसको देखकर हम अपना एक असेसमेंट करते हैं इनफॉर्मल। उस हिसाब से जो है बच्चों को क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देन उसके बाद जो है इनका एक एजुकेशन प्लान बनता है जिसको कहते हैं IEP कहते हैं। देन इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान बनने के बाद देन हम अपना एक जो है प्रोसेस जो है शुरू करते हैं। अभी हमने बात की बशीर से, तो सबसे बड़ा मसला जो उन्होंने बताया वो है अनएक्सेप्टेंस, कि पेरेंट्स इन बच्चों को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। और यही हाल हमारे पूरे माशरे का है कि ऐसे बच्चों को हम एक्सेप्ट ना करते हुए बिल्कुल एक साइड में छोड़ देते हैं कि नहीं इनको कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इनकी तरबियत की जाए तो हमारे सामने बहुत सी मिसालें इस स्कूल में मौजूद हैं, इसमें जुनैद और फ़हाद काबिल ज़िक्र हैं, जिनसे हम आपको आगे मिलवाएंगे। तो वो आज बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो हमारे साथ इस स्कूल में काम करने वाली मज़ीद 2 स्पेशल एजुकेटर्स मौजूद हैं जो पिछले 1.5 साल से इन बच्चों के साथ काम कर रही हैं। और इनके साथ इस वक्त 2 ऐसे स्टूडेंट्स मौजूद हैं जिनके ऊपर वर्कआउट करने के बाद आज वो इस काबिल हैं कि एक आम फर्द की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं बस रुताबा से कहूँगी कि वो इस हवाले से हमें बताएँ कि जुनैद और फ़हाद के ऊपर जो वर्कआउट किया तो उसमें फिर क्या प्रॉब्लम्स आई, या उसके बाद क्या आपने बेसिकली ये जब फ़हाद और जुनैद हमारे पास आए, इनके पास बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स थे और क्या कहते हैं, इनको सोशलाइजेशन में बहुत प्रॉब्लम होती थी। ये लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, इतने सोशलाइज नहीं होते थे। ये पेंटिंग बहुत अच्छी करता है, ये सिंगर बहुत अच्छा है, ये स्पेशल ओलंपिक में जाकर आ चुका है। अब ये इंशाल्लाह दोबारा ट्राई कर रहा है जाने की।
फ़हाद की मेमोरी बहुत अच्छी है, ये एक एक चीज़ याद रखते हैं। आप इनसे खुद बात करके पूछ सकती हैं, ये इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है। जैसे कोई गाना सुनाए, कोई गाना सुना दो। अगर आवाज़ अच्छी है। ना 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 कभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें भर के, तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ। मेरा नाम सर फहद रोज़ कहते हैं। मैं माशाल्लाह से यहाँ पे पैराडाइज स्कूल को मैं 1.5 साल मुकम्मल हो गए मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। पहले शुरू में 3 से 5:30 बजे तक होती थी। अल्हम्दुलिल्लाह 18 अप्रैल से मैंने फुल ट्रेनिंग का आगाज़ किया और 4.5 महीने अब तक हो गए हैं और बस मैं ड्यूटी देखता रहता हूँ। आई एम द बेस्ट हेल्पिंग टीचर। बहुत ज़्यादा काम करता हूँ। जो लोग कहते हैं कि सर फहद आप मेरे लिए ग्रीन टी ले आइए, आप मेरे लिए कुछ ना कुछ पेंसिल और रबर ले आइए, तो ये सब काम करता हूँ। खसूसी अफराद के साथ काम करने के लिए किसी एक शख्स की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि पूरा एक टीम वर्क होता है जिसमें साइकोलॉजिस्ट, स्पेशल एजुकेटर, स्पीच थेरेपिस्ट, ओटी और इसी तरह के मज़ीद लोग शामिल होते हैं। क्योंकि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स बहुत अहम होते हैं इसमें, इसीलिए एक साइकोलॉजिस्ट का बहुत अहम किरदार होता है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है अयाज अहमद, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं और गुज़िश्ता 3 बरस से इस फील्ड से वाबस्ता हैं। हम इनसे जानते हैं कि साइकोलॉजिकल फैक्टर किस हद तक बच्चों की ट्रेनिंग में और माशरे में जो है वो असरअंदाज होते हैं। सर आप बताइए इसके बारे में कुछ कि कहाँ तक वर्कआउट होता है। ये सबसे पहले तो ये है कि हम जब हमारे पास बच्चा आता है उसकी हम पहले साइकोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं, जिसमें हमारे पास एक स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स होते हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पर उनको ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाती हैं और फिर उनको सेल आउट करते हैं। उसके बाद हम हिस्ट्री लेते हैं कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम्स थे, और सबसे ज़्यादा जो हमारे पास फैमिलीज आती हैं वो ये आती हैं कि बच्चा जो है बोलता नहीं है, चलता नहीं है, 5-6 साल का बच्चा बोलता नहीं है और उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल नहीं होती। तो हम उनके प्रॉब्लम्स डिग आउट करते हैं थ्रू साइकोलॉजिकल असेसमेंट। और उसके बाद फिर हम एक जो हमारे स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं फिर उनके ऊपर वो वर्कआउट करते हैं। हम उनको देते हैं कि आपने इस तरह से प्लान बना कर देते हैं। फिर उसके बाद जो फैमिलीज होती हैं वो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रही होती हैं, क्योंकि हमारे माशरे के अंदर स्टिग्मा बहुत ज़्यादा है। लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के काबिल नहीं है। वो कहते हैं कि ये बच्चे हैं तो ये ऐसे क्यों हैं, वो बच्चों को घर से बाहर लेकर जाना नहीं चाहते हैं। और उसके साथ साथ जब इन पे काम करते हैं हम लोग तो ये इस काबिल हो जाते हैं कि कम्युनिटी के अंदर ये अच्छे से काम कर सकें। अब हमारे साथ मौजूद हैं इस स्कूल के प्रिंसिपल जिन्होंने इस स्कूल की बुनियाद रखी और ये अब तक बहुत सारे ऐसे बच्चों के साथ काम कर चुके हैं। उन्हें ट्रेनिंग देना, उनके साथ काम करना, वर्कआउट करना, उनकी सलाहियतों को आगे लाना, इस हवाले से उन्होंने बहुत काम किया। हम इनसे कहेंगे कि इस बारे में हमें कुछ बताएं और कि अवेयरनेस ना होने की वजह से इन्हें क्या क्या फेस करना पड़ा। सर इस सेंटर की बुनियाद जो हमने रखी उसका मकसद सिर्फ इतना था कि वो स्पेशल बच्चे जिन्हें और स्कूल्स रिफ्यूज़ कर देते हैं ओवर एज की वजह से, हाइपर एक्टिविटी की वजह से या किसी और डिसऑर्डर की वजह से, उनके लिए हमने आफ्टरनून में इस स्कूल का सेंटर का आगाज़ किया, जिसमें हम 2.5 से 3 घंटे की थेरेपीज जो है प्रोवाइड करते हैं। डिफरेंट प्रोफेशनल्स आते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, बिहेवियर थेरेपिस्ट और स्पेशल एजुकेटर्स। ये उस बच्चे के साथ काम कर रहे होते हैं, या तो ग्रुप में सेशंस ले रहे होते हैं या इंडिविजुअल सेशंस। जो बच्चे की नीड होती है उसके मुताबिक ही हम उसको डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले तो हम उसका असेसमेंट कर लेते हैं। असेसमेंट करने के बाद हम उसको प्लेस कर देते हैं कि अगर वो एकेडमिक चाइल्ड है तो एकेडमिक क्लास में, अगर नॉन एकेडमिक है तो नॉन एकेडमिक में, अगर बिहेवियर इशूज़ हैं तो उसका सेशन 1-to-1 बेसिस पर इस तरीके से। तो यहाँ मैं एक बात आपसे पूछूंगी, अवेयरनेस ना होने की वजह से आपको क्या फेस करना पड़ा, बेसिक जो प्रॉब्लम आज भी पेरेंट्स के अंदर एक्सेप्टेंस है, लेकिन वो इतने ज़्यादा डिप्रेसिव हो चुके हैं उन बच्चों के साथ काम कर करके उनका जो पेशेंस है वो ख़त्म हो चुका है, वो हाइपरटेंसिव हो चुके हैं, डिप्रेसिव हो चुके हैं। तो यानी कि उनका टॉलरेंस लेवल भी अब इस काबिल नहीं होता, तो वो हमसे फिर जो है वो हेल्प लेते हैं। और कई जगह पर हमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो पेरेंट्स उस बच्चे के बिहेवियर को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, क्योंकि कुछ पेरेंट्स जो हैं बच्चे के अंदर बैड बिहेवियर्स खुद से डेवलप कर रहे होते हैं।
ठीक है, लेकिन वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। हम उनको जितना भी काउंसिल करने की कोशिश करें वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। जबकि इन बच्चों के साथ काम करने के साथ साथ अगर फैमिली काम ना करे तो हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। और मेरा फर्स्ट जो एम होता है वो यही होता है कि थेरेपिस्ट टीचर विद फैमिली अगर मिलकर काम नहीं करेंगे तो हम इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकते। बहुत शुक्रिया सर आपका, मैंने वक्त दिया। ये अल-मोमिन की एक छोटी सी कोशिश थी कि स्पेशल बच्चों के ऊपर या इन खुसूसी अफराद के ऊपर एक अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाए। तो उस सिलसिले में ही हमारा पहला प्रोग्राम था। इसमें आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया। यकीनन कुछ लोगों को अब इसमें दिलचस्पी भी होगी कि इनके लिए काम किया जाए, और उम्मीद है कि आप अल-मोमिन के आने वाले शोज़ में भी हमारा साथ देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।